माई लाइफ एंड वर्क बाय हेनरी फोर्ड। अध्याय 11, मनी और गुड्स। हिंदी ऑडियोबुक.com। विनिर्माण व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य उत्पादन करना है, और यदि वह उद्देश्य हमेशा रखा जाता है तो वित्त एक पूरी तरह से गौण मामला बन जाता है, जिसका मुख्य रूप से बही खाते से संबंध होता है। मेरे अपने वित्तीय संचालन बहुत सरल रहे हैं। मैंने नकदी के लिए खरीद और बिक्री की नीति के साथ शुरुआत की। हमेशा नकदी का एक बड़ा कोष हाथ में रखा, सभी छूटों का पूरा लाभ उठाया और बैंक शेष पर ब्याज एकत्र किया। मैं बैंक को मुख्य रूप से एक ऐसी जगह के रूप में मानता हूं जहां पैसा रखना सुरक्षित और सुविधाजनक है। हम अपने प्रतिस्पर्धी के बिजनेस पर जो मिनट खर्च करते हैं, हम उसे अपने दम पर खो देते हैं। हम वित्त में विशेषज्ञ बनने में जो मिनट खर्च करते हैं, हम उत्पादन में खो देते हैं। विनिर्माण व्यवसाय को वित्त पोषित करने का स्थान दुकान है, न कि बैंक। मैं यह नहीं कहूंगा कि बिजनेस में लगे व्यक्ति को फाइनेंस के बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत अधिक जानने की अपेक्षा बहुत कम जानना बेहतर है, क्योंकि यदि वह बहुत अधिक विशेषज्ञ हो जाता है तो वह यह सोचने लगेगा कि वह धन कमाने के बजाय उधार ले सकता है, और फिर वह उधार लिए गए धन को चुकाने के लिए और अधिक धन उधार लेगा, और एक बिजनेस होने के बजाय वह नोटों का जादूगर बन जाएगा, जो बॉन्ड और नोटों के एक नियमित ढेर को हवा में रखने की कोशिश करता रहेगा। अगर वह वाकई एक विशेषज्ञ जादूगर है तो वह इस तरह से काफी लंबे समय तक चलता रहेगा, लेकिन किसी दिन वह चूक जाएगा और पूरा संग्रह उसके चारों ओर ढह जाएगा। विनिर्माण को बैंकिंग के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि बहुत से व्यापारियों के बैंकिंग में शामिल होने और बहुत से बैंकरों के व्यापार में शामिल होने की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति व्यापार और बैंकिंग दोनों के वास्तविक उद्देश्यों को विकृत करने की है, और इससे दोनों को नुकसान होता है। पैसा दुकान से आना चाहिए, बैंक से नहीं, और मैंने पाया है कि दुकान हर संभव आवश्यकता को पूरा करेगी। और एक मामले में जब यह माना गया कि कंपनी को वास्तव में धन की आवश्यकता है, तो दुकान ने जब बुलाया तो उसने इतनी बड़ी राशि जुटाई कि इस देश का कोई भी बैंक ऋण नहीं दे सकता। हमें ज्यादातर इनकार के रास्ते से वित्त में धकेला गया है। कुछ साल पहले हमें इस बात से इनकार करना पड़ा था कि फोर्ड मोटर कंपनी का स्वामित्व स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के पास है, और उस इनकार के साथ सुविधा के लिए हमने इस बात से भी इनकार किया कि हम किसी अन्य संस्था से जुड़े हुए हैं या हम मेल द्वारा कारें बेचने का इरादा रखते हैं। पिछले साल सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली अफवाह यह थी कि हम वॉल स्ट्रीट में पैसे की तलाश में हैं। मैंने इसका खंडन करने की जहमत नहीं उठाई। हर चीज से इनकार करने में बहुत समय लगता है। इसके बजाय हमने दिखाया कि हमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है। तब से मैंने वॉल स्ट्रीट द्वारा वित्त पोषित होने के बारे में और कुछ नहीं सुना। हम पैसा उधार लेने के खिलाफ नहीं हैं, और हम बैंकरों के खिलाफ भी नहीं हैं। हम उधार लिए गए पैसे को काम की जगह लेने की कोशिश के खिलाफ हैं। हम ऐसे बैंकर के खिलाफ हैं जो व्यवसाय को तरबूज की तरह काटते हैं। बात यह है कि पैसे और उधार और वित्त को आमतौर पर उनके उचित स्थान पर रखना है, और ऐसा करने के लिए किसी को यह विचार करना होगा कि पैसे की क्या जरूरत है और इसका भुगतान कैसे किया जाएगा। बिजनेस में पैसा सिर्फ एक औजार है, यह सिर्फ मशीनरी का एक हिस्सा है। अगर समस्या आपके बिजनेस के अंदर है तो आप 1 लाख खराद के बजाय $1 लाख उधार ले सकते हैं। ज्यादा खराद से समस्या का समाधान नहीं होगा, न ही ज्यादा पैसे से। सिर्फ दिमाग और सोच की ज्यादा खुराक और समझदारी से हिम्मत से ही समस्या का समाधान हो सकता है। जो बिजनेस अपने पास मौजूद चीजों का दुरुपयोग करता है, वह जो कुछ भी पा सकता है उसका दुरुपयोग करता रहेगा। मुद्दा यह है कि दुरुपयोग का समाधान करें। जब ऐसा किया जाता है तो बिजनेस अपना पैसा खुद बनाना शुरू कर देगा। ठीक वैसे ही जैसे एक मरम्मत किया हुआ मानव शरीर पर्याप्त शुद्ध रक्त बनाना शुरू कर देता है। उधार लेना आसानी से मुसीबत में न पड़ने का बहाना बन सकता है। उधार लेना आसानी से आलस्य और गर्व का बहाना बन सकता है।
कुछ बिजनेसमैन इतने आलसी होते हैं कि वे ओवरऑल पहनकर यह नहीं देखने जाते कि मामला क्या है, या वे इतने घमंडी होते हैं कि वे यह सोचने की अनुमति नहीं देते कि उन्होंने जो कुछ भी शुरू किया है वह गलत हो सकता है। लेकिन बिजनेस के नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह है, और जो व्यक्ति उनका विरोध करता है वह उनकी शक्ति को महसूस कर सकता है। विस्तार के लिए उधार लेना एक बात है, कुप्रबंधन और बर्बादी की भरपाई के लिए उधार लेना बिल्कुल दूसरी बात है। आपको बाद के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे से काम नहीं चल सकता। बर्बादी को शिकायत से ठीक किया जाता है, कुप्रबंधन को दिमाग से ठीक किया जाता है। इनमें से किसी भी सुधार का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल कुछ परिस्थितियों में पैसा उनका दुश्मन बन जाता है, और कई बिजनेसमैन अपने भाग्य को धन्यवाद देते हैं कि उन्हें पता चला कि उनकी सबसे अच्छी पूंजी उनके अपने दिमाग में है, न कि बैंक लोन में। कुछ परिस्थितियों में उधार लेना ठीक वैसा ही है जैसा शराबी पिछले एक के असर को ठीक करने के लिए एक और ड्रिंक ले। यह वह नहीं करता जो इससे अपेक्षित है, यह बस मुश्किलें बढ़ाता है। किसी बिजनेस में ढीली जगहों को कसना 7% पर किसी भी नई पूंजी की तुलना में कहीं अधिक लाभदायक है। बिजनेस की आंतरिक बीमारी ही वे हैं जिन पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों के साथ बिजनेस के अर्थ में बिजनेस का अर्थ मुख्य रूप से लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। यदि आप वह बनाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है और उसे ऐसी कीमत पर बेचते हैं जो उसे रखने की सहायता बनाता है, न कि कठिनाई, तो आप तब तक बिजनेस करेंगे जब तक बिजनेस करना है। लोग वही खरीदते हैं जो उन्हें मदद करता है, ठीक वैसे ही जैसे वे पानी पीते हैं। लेकिन वस्तु बनाने की प्रक्रिया में निरंतर देखभाल की आवश्यकता होगी। मशीनें खराब हो जाती है और उन्हें मरम्मत की आवश्यकता होती है। लोग घमंडी, आलसी या लापरवाह हो जाते हैं। एक बिजनेस एक वस्तु के उत्पादन में मनुष्य और मशीनों का एक साथ होना है, और मनुष्यों और मशीनों दोनों को मरम्मत और प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। कभी कभी यह उच्च व्यक्ति होते हैं जिन्हें सबसे अधिक सुधार की आवश्यकता होती है, और वे स्वयं इसे पहचानने में हमेशा सबसे पीछे होते हैं। जब कोई व्यवसाय अपने एक या अधिक कार्यों पर ध्यान न देने के कारण बीमार हो जाता है, जब अधिकारी अपनी कुर्सियों पर आराम से बैठ जाते हैं, जैसे कि उन्होंने जो योजनाएं शुरू की है वे उन्हें हमेशा के लिए चालू रखने वाली हैं, जब बिजनेस केवल एक बागान बन जाता है जिस पर जीना है और कोई बड़ा काम नहीं जिसे किसी को करना है, तब आप परेशानी की उम्मीद कर सकते हैं। आप एक अच्छी सुबह उठेंगे और पाएंगे कि आप पहले से कहीं अधिक बिजनेस कर रहे हैं और इससे आपको कम लाभ मिल रहा है। आप अपने आप को पैसे की कमी महसूस करेंगे। आप पैसे उधार ले सकते हैं और आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। लोग आप पर पैसे की भीड़ लगा देंगे। यह युवा व्यवसायी के लिए सबसे सूक्ष्म प्रलोभन है। लेकिन अगर आप पैसे उधार लेते हैं तो आप बस जो कुछ भी गलत हो सकता है उसे बढ़ावा दे रहे हैं। आप बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति उधार लिए गए पैसे से ज्यादा बुद्धिमान होता है जितना कि अपने पैसे से? ऐसा आमतौर पर नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में उधार लेना गिरती हुई संपत्ति को गिरवी रखने के समान है। एक बिजनेसमैन के लिए पैसे उधार लेने का समय अगर कभी होता है तो वह तब होता है जब उसे इसकी जरूरत नहीं होती, यानी जब उसे उन कामों के बदले में इसकी जरूरत नहीं होती जो उसे खुद करने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस अच्छी स्थिति में है और उसे विस्तार की जरूरत है तो उधार लेना तुलनात्मक रूप से सुरक्षित है। लेकिन अगर किसी बिजनेस को कुप्रबंधन के कारण पैसे की जरूरत है तो उस बिजनेस में उतरकर अंदर से समस्या को ठीक करना चाहिए। बाहर से लोन लेकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। मेरी वित्तीय नीति मेरी बिक्री नीति का परिणाम है। मेरा मानना है कि थोड़े से लाभ पर बहुत सी वस्तुएं बेचना थोड़े से लाभ पर बेचने से बेहतर है। इससे अधिक संख्या में लोग खरीद पाते हैं और अधिक संख्या में लोगों को अच्छे वेतन पर रोजगार मिलता है। इससे उत्पादन की योजना बनाने, सुस्त मौसम को खत्म करने और बेकार पड़े प्लांट को चलाने की बर्बादी से बचने में मदद मिलती है। इस प्रकार एक उपयुक्त निरंतर व्यवसाय का परिणाम निकलता है, और यदि आप इस पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि नियोजित
निरंतर व्यवसाय की कमी के कारण अधिकांश तथाकथित तत्काल वित्त पोषण आवश्यक हो जाता है। दूरदर्शी लोग कीमतों को कम करना व्यवसाय की आय को कम करने के समान समझते हैं। इस तरह के दिमाग से निपटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बिजनेस क्या है, इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी भी पूरी तरह से नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक बार मुझसे पूछा गया था कि जब मैं एक कार की कीमत में $80 की कमी करने पर विचार कर रहा था, तो क्या 5 लाख कारों के उत्पादन पर इससे कंपनी की आय में $40 मिलियन की कमी नहीं होगी? बेशक, यदि कोई नई कीमत पर केवल 5 लाख कारें बेचता है, तो आय में $40 मिलियन की कमी आएगी, जो कि एक दिलचस्प गणितीय गणना है, जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब तक आप किसी वस्तु की कीमत कम नहीं करते, बिक्री में लगातार वृद्धि नहीं होती और इसलिए बिजनेस में कोई स्थिरता नहीं होती। अगर कोई बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, तो उसमें कमी आना तय है और घटते बिजनेस को हमेशा बहुत ज्यादा वित्त पोषण की जरूरत होती है। पुराने समय के बिजनेस इस सिद्धांत पर चलते थे कि कीमतें हमेशा उस उच्चतम बिंदु पर रखी जानी चाहिए जिस पर लोग खरीदारी करेंगे। वास्तव में आधुनिक व्यवसाय को इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। बैंकर और वकील शायद ही कभी इस तथ्य की सराहना कर पाते हैं। वे जड़ता को स्थिरता से भ्रमित करते हैं। यह उनकी समझ से परे है कि कीमत कभी भी स्वेच्छा से कम की जानी चाहिए। इसलिए किसी बिजनेस के प्रबंधन में सामान्य प्रकार के बैंकर या वकील को रखना आपदा को निमंत्रण करना है। कीमतें कम करने से वॉल्यूम बढ़ता है और वित्त का निपटान होता है, बशर्ते कोई अपरिहार्य लाभ को ट्रस्ट फंड के रूप में मानता हो, जिससे अधिक और बेहतर बिजनेस किया जा सके। व्यवसाय में टर्नओवर की तेजी और बिक्री की बड़ी मात्रा के कारण हमारा लाभ, चाहे जिस भी कीमत पर उत्पाद बेचा गया हो, हमेशा बढ़ा रहा है। हमें प्रति आइटम एक छोटा लाभ हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर बड़ा लाभ हुआ है। लाभ स्थिर नहीं है। कीमतों में कटौती के बाद कुछ समय के लिए लाभ कम हो जाता है, लेकिन फिर अपरिहार्य अर्थव्यवस्थाएं अपना काम शुरू कर देती है और लाभ फिर से बढ़ जाता है, लेकिन उन्हें लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाता है। मैंने हमेशा छोटे लाभांश के भुगतान पर जोर दिया है और कंपनी के पास आज कोई शेयरधारक नहीं है जो एक अलग नीति चाहता हो। मैं एक छोटे प्रतिशत से अधिक के व्यावसायिक लाभ को शेयरधारकों की अपेक्षा बिजनेस का अधिक हिस्सा मानता हूं। मेरे विचार से शेयरधारक केवल वे ही होने चाहिए जो बिजनेस में सक्रिय हैं और जो कंपनी को पैसा बनाने की मशीन के बजाय सेवा के साधन के रूप में देखते हैं। यदि बड़ा मुनाफा कमाया जाता है और सेवा करने के लिए काम करना उन्हें बड़ा होने के लिए मजबूर करता है, तो उन्हें आंशिक रूप से बिजनेस में वापस लाया जाना चाहिए, ताकि यह सेवा करने के लिए और भी बेहतर हो सके, और आंशिक रूप से खरीदार को दिया जाना चाहिए। एक वर्ष के दौरान हमारा मुनाफा हमारी अपेक्षा से इतना अधिक था कि हमने कार के प्रत्येक खरीदार को स्वेच्छा से $50 लौटा दिए। हमें लगा कि अनजाने में हमने खरीदार से इतना अधिक पैसा वसूल लिया है। मेरी मूल्य नीति और इसलिए मेरी वित्तीय नीति कई साल पहले कंपनी के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे में सामने आई थी, ताकि अधिक लाभांश का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सके। गवाह के तौर पर मैंने उस समय लागू नीति दी थी और जो अभी भी लागू है। सबसे पहले, मेरा मानना है कि कम लाभ पर कारें बेचने की अपेक्षा कम लाभ पर बड़ी संख्या में कारें बेचना बेहतर है। मैं इसे इसलिए अपनाता हूँ क्योंकि इससे बड़ी संख्या में लोग कार खरीदते हैं और उसका आनंद ले पाते हैं, और क्योंकि इससे बड़ी संख्या में लोगों को अच्छे वेतन पर रोजगार मिलता है। ये मेरे जीवन के लक्ष्य हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया और साथ ही अपने और अपने साथ व्यापार में जुड़े लोगों के लिए उचित मात्रा में लाभ नहीं कमा पाया, तो मैं सफल नहीं माना जाऊंगा, बल्कि मैं पूरी तरह असफल हो जाऊंगा। मैं मानता हूं कि यह नीति अच्छी व्यावसायिक नीति है, क्योंकि यह कारगर है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम अपनी कार को अधिकाधिक लोगों की पहुंच में लाने में सफल हुए हैं, अधिकाधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है और साथ ही बिजनेस के आकार के माध्यम से अपने लाभ को उससे भी अधिक बढ़ाया है, जिसकी हमने शुरुआत में आशा की थी या जिसका हमने सपना भी नहीं देखा था। ध्यान रखें, जब भी आप गुणवत्ता कम किए बिना कार की कीमत कम करते हैं,
तो आप खरीदारों की संभावित संख्या बढ़ाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो एक कार के लिए $360 का भुगतान करेंगे, लेकिन $440 का भुगतान नहीं करेंगे। हमारे पास $440 के आधार पर कारों के लगभग 5 लाख खरीदार थे, और मेरा अनुमान है कि $360 के आधार पर हम वर्ष के लिए संभवतः 8 लाख कारों की बिक्री बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक कार पर कम लाभ, लेकिन अधिक कारें, अधिक श्रम का रोजगार, और अंत में हमें वह कुल लाभ मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी कारों पर इतनी ज्यादा मुनाफा कमाना चाहिए। एक उचित मुनाफा सही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए मेरी नीति रही है कि कार की कीमत को उत्पादन की अनुमति के अनुसार तेजी से कम किया जाए, और इसका फायदा उपयोगकर्ताओं और कर्मचारियों को दिया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। यह नीति इस आम राय से सहमत नहीं है कि किसी बिजनेस का मैनेजमेंट इस तरह से किया जाना चाहिए कि शेयरधारक अधिकतम संभव नकदी निकाल सके। इसलिए मैं इस शब्द के सामान्य अर्थ में शेयरधारक नहीं चाहता। वे सेवा करने की क्षमता को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करते। मेरी महत्वाकांक्षा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना, और जहां तक मैं सक्षम हूं, उस औद्योगिक प्रणाली के लाभों को फैलाना है जिसे हम स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। हम जीवन और घरों के निर्माण में मदद करना चाहते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा उत्पादक उद्यम में वापस लगाया जाए। इसलिए हमारे पास गैर कामकाजी शेयरधारक के लिए कोई जगह नहीं है। काम करने वाला शेयरधारक बैंक लाभांश की तुलना में सेवा करने के अपने अवसर को बढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक है। अगर कभी यह सवाल उठता है कि वेतन कम किया जाए या लाभांश समाप्त किया जाए, तो मैं लाभांश समाप्त कर दूंगा। वह समय आने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है, कम वेतन में कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। वेतन कम करना खराब वित्तीय नीति है, क्योंकि इससे क्रय शक्ति भी कम होती है। अगर कोई मानता है कि नेतृत्व जिम्मेदारी लाता है, तो उस जिम्मेदारी का एक हिस्सा यह देखना है कि जिसका वह नेतृत्व करता है उसे जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त अवसर मिले। फाइनेंस केवल कंपनी के लाभ या शोधन क्षमता से संबंधित नहीं है। यह उस धनराशि को भी समझता है जिसे कंपनी वेतन के माध्यम से समुदाय को वापस करती है। इसमें कोई दान नहीं है। उचित वेतन में कोई दान नहीं है। यह केवल इतना है कि किसी भी कंपनी को स्थिर नहीं कहा जा सकता है जो इतनी अच्छी तरह से प्रतिबंधित न हो कि वह किसी व्यक्ति को बहुत अधिक काम करने और इसलिए अच्छा वेतन कमाने का अवसर दे सके। वेतन के बारे में कुछ पवित्र है। यह घरों, परिवारों और घरेलू नियति का प्रतिनिधित्व करता है। लोगों को वेतन के बारे में बहुत सावधानी से सोचना चाहिए। लागत पत्रक पर वेतन केवल आंकड़े हैं। दुनिया में वेतन रोटी के डिब्बे और कोयले के डिब्बे, बच्चों के पालने और बच्चों की शिक्षा, पारिवारिक सुख और संतुष्टि है। दूसरी ओर पूंजी के बारे में कुछ उतना ही पवित्र है जितना उपयोग उन साधनों को प्रदान करने के लिए किया जाता है जिनके द्वारा काम को उत्पादक बनाया जा सकता है। अगर हमारे उद्योगों से उनका जीवन रक्त चूस लिया जाता है तो किसी की मदद नहीं की जा सकती। एक दुकान के बारे में कुछ उतना ही पवित्र है जो हजारों लोगों को रोजगार देती है जितना कि एक घर के बारे में है। दुकान उन सभी बेहतरीन चीजों का आधार है जिनका घर प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम चाहते हैं कि घर खुश रहे तो हमें दुकान को व्यस्त रखने का प्रयास करना चाहिए। दुकान द्वारा किए गए मुनाफे का पूरा औचित्य यह है कि उनका उपयोग उस दुकान पर निर्भर घरों को दोगुना सुरक्षित बनाने और अन्य लोगों के लिए अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए किया जाता है। अगर मुनाफे का इस्तेमाल किसी की निजी संपत्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है तो यह एक बात है। अगर वे व्यवसाय के लिए बेहतर आधार, बेहतर कार्य परिस्थितियां, बेहतर वेतन, अधिक विस्तारित रोजगार प्रदान करते हैं तो यह बिल्कुल अलग बात है। इस तरह से नियोजित पूंजी के साथ लापरवाही से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। यह सभी की सेवा के लिए है, भले ही यह किसी एक के निर्देशन में हो। मुनाफा 3 जगहों पर होता है। मुनाफा बिजनेस से संबंधित होता है, इसे स्थिर, प्रगतिशील और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए।
मुनाफा उन लोगों से संबंधित होता है जिन्होंने इसे बनाने में मदद की, और वे आंशिक रूप से जनता से भी संबंधित होते हैं। एक सफल बिजनेस इन तीनों हितों के लिए लाभदायक होता है: योजनाकार, निर्माता और खरीदार। जिन लोगों का मुनाफा किसी भी ठोस मानक से मापा जाए तो उन्हें सबसे पहले कीमतों में कटौती करनी चाहिए, लेकिन वे कभी ऐसा नहीं करते। वे अपनी सारी अतिरिक्त लागतें तब तक आगे बढ़ाते हैं जब तक कि पूरा बोझ उपभोक्ता पर न पड़ जाए, और ऐसा करने के अलावा वे बढ़ी हुई कीमतों पर उपभोक्ता से 1% शुल्क लेते हैं। उनका पूरा व्यापार दर्शन है, जब मिल रहा है तब पाओ। वे सट्टेबाज, शोषक, बेकार तत्व हैं जो हमेशा वैलिड बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उनके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है। वे अपने स्वयं के कैश रजिस्टर से परे नहीं देख सकते। ये लोग मुनाफे में 10 या 20% की कटौती की तुलना में वेतन में 10 या 20% की कटौती के बारे में ज्यादा आसानी से बात कर सकते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन व्यक्ति जो पूरे समुदाय का उसके सभी हितों में सर्वेक्षण करता है और उस समुदाय की सेवा करना चाहता है, उसे स्थिरता में अपना योगदान देने में सक्षम होना चाहिए। हमारी नीति हमेशा से ही अपने पास बड़ी मात्रा में नकदी रखने की रही है। हाल के वर्षों में नकदी का संतुलन आमतौर पर $50 मिलियन से अधिक रहा है। यह देश भर के बैंकों में जमा है। हम उधार नहीं लेते हैं, लेकिन हमने क्रेडिट की लाइनें स्थापित की है ताकि अगर हम चाहें तो बैंक से उधार लेकर बहुत बड़ी राशि जुटा सकें। लेकिन नगद आरक्षित रखने से उधार लेना आवश्यक हो जाता है। हमारा प्रावधान केवल किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है। उचित उधार लेने के खिलाफ मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। बात बस इतनी है कि मैं बिजनेस का कंट्रोल और इसकी सेवा से उस विशेष विचार को जिसके लिए मैं समर्पित हूं, दूसरे हाथों में जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। फाइनेंस का एक बड़ा हिस्सा मौसमी संचालन पर काबू पाने में है। पैसे का प्रवाह लगभग निरंतर होना चाहिए। लाभप्रद रूप से काम करने के लिए व्यक्ति को लगातार काम करना चाहिए। बंद करने से बहुत अधिक बर्बादी होती है। इससे लोगों की बेरोजगारी, उपकरणों की बेरोजगारी और बाधित उत्पादन की उच्च कीमतों के कारण भविष्य की बिक्री पर प्रतिबंध की बर्बादी होती है। यह उन समस्याओं में से एक रही है जिसका हमें सामना करना पड़ा। हम सर्दियों के महीनों में स्टॉक के लिए कारों का निर्माण नहीं कर सकते थे, जब बसंत या गर्मियों की तुलना में खरीद कम होती है। कोई व्यक्ति 5 लाख कारों को कहां या कैसे स्टोर कर सकता है, और अगर स्टोर किया जाता है तो भीड़ के मौसम में उन्हें कैसे भेजा जा सकता है, और अगर कारों का इतना स्टॉक स्टोर किया जा सकता है तो उन्हें ले जाने के लिए पैसे कौन जुटाएगा। मौसमी काम कामगारों के लिए कठिन होता है। अच्छे मैकेनिक ऐसी नौकरी स्वीकार नहीं करेंगे जो साल के सिर्फ एक हिस्से के लिए ही अच्छी हो। साल के 12 महीने पूरी ताकत से काम करने से कामगारों की क्षमता की गारंटी मिलती है। एक स्थायी विनिर्माण संगठन का निर्माण होता है और उत्पाद में लगातार सुधार होता है। कारखाने में काम करने वाले लोग बिना किसी रुकावट के सेवा के जरिए कामों से ज्यादा परिचित हो जाते हैं। फैक्ट्री को निर्माण करना चाहिए, बिक्री विभाग को बेचना चाहिए और डीलर को पूरे साल कार खरीदनी चाहिए, यदि प्रत्येक को बिजनेस से प्राप्त होने वाले अधिकतम लाभ का आनंद लेना है। यदि खुदरा खरीदार सीजन को छोड़कर खरीदारी पर विचार नहीं करेगा तो शिक्षा का अभियान चलाने की आवश्यकता है, जो सीमित सीजन मूल्य के बजाय कार के पूरे साल के मूल्य को साबित करता है। और जब शिक्षा दी जा सकती हो तो निर्माता को निर्माण करना चाहिए और डीलर को बिजनेस की प्रत्याशा में खरीदना चाहिए। ऑटोमोबाइल बिजनेस में इस समस्या का समाधान करने वाले हम पहले व्यक्ति थे। फोर्ड कारों की बिक्री एक व्यापारिक प्रस्ताव है। उन दिनों में जब हर कार ऑर्डर पर बनाई जाती थी और महीने में 50 कारें एक बड़ा उत्पादन था, ऑर्डर देने से पहले बिक्री का इंतजार करना उचित था। निर्माता निर्माण से पहले ऑर्डर का इंतजार करता था। हमें बहुत जल्दी पता चल गया कि हम ऑर्डर पर बिजनेस नहीं कर सकते। कारखाना इतना बड़ा नहीं बनाया जा सकता था, चाहे वह वांछनीय ही क्यों न हो, कि मार्च से अगस्त के बीच उन सभी कारों का निर्माण किया जा सके जिनका ऑर्डर उन महीनों में दिया गया था। इसलिए वर्षों पहले शिक्षा का अभियान शुरू हुआ
ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि फोर्ड गर्मियों की विलासिता नहीं बल्कि साल भर की जरूरत है। इसके साथ ही डीलर को यह ज्ञान दिया गया कि भले ही वह गर्मियों की तरह सर्दियों में इतनी कारें न बेच पाए, लेकिन उसे गर्मियों के लिए सर्दियों में स्टॉक करके रखना चाहिए और इस तरह तुरंत डिलीवरी करने में सक्षम होना चाहिए। दोनों ही योजनाएं कारगर रहीं। देश के अधिकांश हिस्सों में कारों का इस्तेमाल सर्दियों में लगभग उतना ही होता है जितना गर्मियों में। यह पाया गया है कि वे बर्फ या कीचड़ में किसी भी चीज में चल सकती है। इसलिए सर्दियों की बिक्री लगातार बढ़ रही है और मौसमी मांग आंशिक रूप से डीलर से हट जाती है और उसे जरूरतों की प्रत्याशा में पहले से खरीदार लाभदायक लगता है। इस प्रकार हमारे संयंत्र में कोई मौसम नहीं है। पिछले कुछ वर्षों तक इन्वेंट्री के लिए वार्षिक शटडाउन को छोड़कर उत्पादन निरंतर रहा है। अत्यधिक मंदी के दौर में हमें व्यवधान का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह व्यवधान मार्केट की परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को पुनः समायोजित करने की प्रक्रिया में आवश्यक हो गया था। निरंतर उत्पादन और इस प्रकार धन का निरंतर कारोबार करने के लिए हमें अपने परिचालन की योजना अत्यंत सावधानी से बनानी पड़ी है। उत्पादन की योजना बिक्री और उत्पादन विभाग के बीच हर महीने बहुत सावधानी से बनाई जाती है, जिसका उद्देश्य पर्याप्त कारें बनाना है ताकि पारगमन में मौजूद कारें हाथ में मौजूद ऑर्डर का ध्यान रख सकें। पहले जब हम कारों को असेंबल करके भेजते थे तो यह सबसे महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि हमारे पास तैयार कारों को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब हम कारों के बजाय पुर्जे भेजते हैं और केवल डेट्रॉइट जिले के लिए आवश्यक पुर्जे असेंबल करते हैं। इससे योजना बनाना कम महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, क्योंकि यदि उत्पादन प्रवाह और ऑर्डर प्रवाह लगभग बराबर नहीं है तो हम या तो बिना रुके पुर्जों से जाम हो जाएंगे या हमारे ऑर्डर में पीछे रह जाएंगे। जब आप प्रतिदिन 4000 कारें बनाने के लिए पुर्जे तैयार कर रहे हैं तो ऑर्डर का अधिक अनुमान लगाने में थोड़ी सी लापरवाही से लाखों में तैयार माल इकट्ठा हो जाएगा। इससे परिचालन का संतुलन बेहद नाजुक मामला बन जाता है। अपने सीमित मार्जिन पर उचित लाभ कमाने के लिए हमें तेजी से कारोबार करना होगा। हम कारें बेचने के लिए बनाते हैं, स्टोर करने के लिए नहीं। और 1 महीने का बिना बिका उत्पादन इतनी बड़ी रकम में बदल जाएगा जिस पर ब्याज ही बहुत ज्यादा होगा। उत्पादन की योजना 1 साल पहले बनाई जाती है और साल के हर महीने में बनने वाली कारों की संख्या निर्धारित की जाती है, क्योंकि निश्चित रूप से यह एक बड़ी समस्या है कि कच्चे माल और ऐसे पुर्जे जो हम अभी भी बाहर से खरीदते हैं उत्पादन के अनुरूप प्रवाहित हों। हम कच्चे माल की तुलना में तैयार माल का बड़ा स्टॉक रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। हर चीज को अंदर और बाहर ले जाना पड़ता है और हम कुछ बार बाल बाल बच गए हैं। कुछ साल पहले डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्लांट चल गया था। वे हमारे लिए रेडिएटर के पुर्जे और पीतल के पुर्जे ट्यूबिंग और कास्टिंग बना रहे थे। हमें जल्दी से काम खत्म करना था या बड़ा नुकसान उठाना था। हमने अपने सभी विभागों के प्रमुखों, पैटर्न निर्माताओं और ड्राफ्ट्समैन को एक साथ रखा। वे लगातार 24 से 48 घंटे काम करते थे। उन्होंने नए पैटर्न बनाए। डायमंड कंपनी ने एक प्लांट लीज पर लिया और एक्सप्रेस से कुछ मशीनरी मंगवाई। हमने उनके लिए अन्य उपकरण उपलब्ध करवाए और 20 दिनों में वे फिर से माल भेजने लगे। हमारे पास इतना स्टॉक था कि हम 7 या 8 दिनों तक काम चला सकते थे, लेकिन अगर आग ने हमें 10 या 15 दिनों तक कारों को भेजने से रोक दिया। अगर हमारे पास पहले से स्टॉक न होता तो हम 20 दिनों तक काम नहीं कर पाते और हमारे खर्चे बढ़ते रहते। फिर से दोहराता हूं, वित्त पोषण के लिए दुकान ही सबसे अच्छी जगह है। इसने हमें कभी निराश नहीं किया है और एक बार जब लगा कि हमें पैसे की कमी है तो इसने यह दिखाने का काम किया कि बाहर से ज्यादा अंदर से फाइनेंस का संचालन कितना बेहतर हो सकता है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अगर आप इस बुक की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।